स्लाइड आई थी? हाँ सर आई थी। अब देख, याद कर, ग्राउंड फ्रेम में देख रहे थे तो टक 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 टक। मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाए। ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहा हूं, और वो रफ्तार सेम, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार बराबर होती है। दूसरे तरीके से सवाल को सोचने का तरीका, अरे कार खरीद कर सेंटर ऑफ मास की रफ्तार वाली कार पर ही बैठ जाओ, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ, तो सेंटर ऑफ मास पर अगर बैठ जाओ तो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा। हाँ सर, सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, और अगर ऐसे ऐसे करेगा तो मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब दोनों की रफ्तार जीरो होगी, तो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में और कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, समझते हैं उसको, आगे चलते हैं। पहले तो यहां तक की बात क्लियर है, मैं इसको एक लाइन में और करके बता दूंगा आपको, एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम। ध्यान सुनना, पहले बताओ क्या सवाल सेंटर मास में थोड़ा छोटा हो गया? क्या कहानी सिर्फ ऐसे रह गई, ऐसे 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 की बजाय? हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोले। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुनो, सुनते चलो, चलते चलो, ओए ध्यान से सुनो। एक्स मिनिमम इक्वल टू √2/3 रिड्यूस्ड मास, ये क्या है पहले समझे, हो क्या रहा है। ग्राउंड फ्रेम में अगर अपन देखें, पहले अपन एक बात समझें अच्छे से, कि मान लो अपन एक कहानी को समझते हैं अच्छे से, कि भाई मैं ऐसा समझता हूं कि इसको V1 V2 ले लेते हैं अपन, तो M1 M2 V1 V2 V0 0, मतलब तुम तो समझो, तो अपन तो इसको हटा देते हैं, ये ऐसे अपन तो पूरी फील करते हैं। ध्यान सुनो, अब तुम ध्यान देखो, तो जो VCM है ये कितना है? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। मैं तो पूरी कहानी समझाता हूं तुमको, ये VCM हुआ। हाँ सर, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M, मैं तो V1 V2 की वैल्यू भी नहीं ले रहा अभी, V0 और ये मैं तो बेसिक कर रहा हूं। ठीक सर, अब तुम्हें एक बात समझाता हूं पहले। अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से देखें, इनको मत कंसिडर करो अभी, अपन तो V1 V2 ले लेते हैं। ठीक सर, अब देखो, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सुनना, कहानी को अच्छे समझना, रिलेशन समझना काइनेटिक एनर्जी को लिखने का। अच्छा ठीक है, ध्यान सुनो, ये बात समझ आ गई। अब क्या करें? अब ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम मतलब अपन ऐसी कार में बैठ जाएं जो कार खुद VC की रफ्तार से चल रही है, और VC कितना है? M1 V1 प्लस M2 V2। थोड़ी कैलकुलेशन कराऊंगा पर फील कराऊंगा, कैलकुलेशन में ज्यादा तो मैं सिर्फ फील के लिए करा रहा हूं, वो बाकी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पर अगर बैठ के बात करें तो इस चीटे ने क्या बोला? इस चीटे ने बोला कि M2 की रफ्तार कितनी है और M1 की रफ्तार कितनी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ वन, यानी कि V1 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। कंफ्यूज मत होना। हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? V1c इक्वल टू V1 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। या अपन तो ऐसा लिख लेते हैं कि V1 माइनस VC, कंफ्यूज मत हो। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास इज V1 माइनस VC। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू C इज V2 माइनस VC। हाँ, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल 110%। ओके, गॉट योर पॉइंट, समझ आया, बढ़िया, हो वाह वाह वाह। ठीक, इस V1C और V2C को आप एक काम करो, V1 डैश और V2 डैश मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है सर, बात समझ आ गई, V1 डैश और V2 डैश। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको V1 को क्या लिख सकते हो? V1 को लिख सकते हो V1 डैश प्लस VC, और इसको क्या लिख सकते हो V2 को? V1 डैश सॉरी V2 डैश प्लस VC। मैं V1 डैश किसने रफ्तार बोली? चीटे ने। V1 किसने बोली? ग्राउंड ने। V2 डैश किसने रफ्तार बोली? चीटे ने। V1 V2 किसने बोली? ग्राउंड ने। VC सेंटर ऑफ मास की रफ्तार। ठीक, अब देखो, इसको लिखना इसको समझना चालू करो, तुम यहां समझना। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब चीटे ने क्या काइनेटिक एनर्जी बोली, तो आप बोलोगे सर
ये v1 डैश, ये v2 डैश। सर इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है सर कितनी, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ध्यान समझना, ये काइनेटिक एनर्जी किसने बोली, चीटे ने, वो किसने बोली, ग्राउंड फ्रेम ने। क्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं। क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है, यस, इसलिए बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चीटा जो काइनेटिक एनर्जी बोलेगा वो अलग हो सकती है, ग्राउंड ने जो बोली वो अलग हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है। हाँ सर, कंसेप्चुअल बातें चल रही है, ठीक ठीक ठीक। अब इसको सुन, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड कैसे लिख सकता हूं, हाफ m1 v1 को लिख लो यहां से v1 डैश स्क्वायर प्लस vc, सॉरी ऐसे v1 डैश प्लस vc का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस vc का होल स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख, इसको अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो थोड़ा अलग अलग करता हूं, देख, हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर। देख, इसमें एक हाफ m1 vc स्क्वायर आएगा, इसमें एक हाफ m2 vc स्क्वायर आएगा। क्या टर्म कहां से आई बोलो, समझ आई? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब सुनना, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। ओ हो। और भी टर्म बची, कौन सी, प्लस। प्लस देख क्या बची, यहां बची 2v1, यहां बची m1v1, ये बचेगा vc। ध्यान समझिए टर्म क्या आएगी, 2v1 डैश vc, एक टर्म आएगी ना 2v1 डैश vc, और उधर आएगी 2v2 डैश vc, और m2 और m1। हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान सुनना क्या बचेगी, और 2 ऊपर है, देख क्या बचेगा, ये 2 मार देगा तो बचेगा इधर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। कंफ्यूज मत होना क्या टर्म आ रही, देख थोड़ा सा कैलकुलेशन, v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इंटू vc। हाँ सर, सोचो इसको, मैं इससे बीच में खा गया हूं, इसको खोलो तो ये लिख सकते हो क्या जो मैंने राइट में लिखा है, क्या इसको खोलो तो क्या जो राइट में लिखा है वो लिख सकते हैं? सब कैलकुलेशन कर लो फटाफट, मैंने एक हिस्सा बीच में खाई है, ध्यान से देखो, इधर उधर कर दिया बस। अरे देखो देखो देखो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। अब थोड़ी फील करना, सोच, हाफ m1 m2 vc स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m टोटल vc स्क्वायर। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी कौन रिपोर्ट करता है, चीटा। हाँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर सेंटर ऑफ मास, ये है काइनेटिक एनर्जी फॉर ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं, हाफ m टोटल vc स्क्वायर। तो आप ऐसा बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाफ m टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये है हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ m टोटल vc स्क्वायर क्या है, समझ के देखो। क्या अपन ऐसा मान लें कि पूरा दोनों मिलकर m1 m2 एक साथ हो गए हैं और vc से चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हाफ mt vc स्क्वायर हो गया। मतलब अपन m1 m2 को एक साथ मान लें और वो vc से चले, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m टोटल vc स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका था, पर ये तो समझ आ गया सर, पर इस टर्म का क्या हुआ, ये टर्म जीरो है, ध्यान से सोचो, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश जीरो है, सोच के देखो क्यों। v1 डैश किसके रेस्पेक्ट में है, सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि चीटे के रेस्पेक्ट में। चीटा कहां बैठा है, सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार चीटे के लिए तो जीरो ही है। अगर चीटे से पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बताओ क्या करेगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश अपॉन v1 m1 प्लस m2। अरे पर चीटा तो खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, तो चीटा सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या बताएगा, जीरो। और हाँ, सोच के देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर चीटा क्या होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश अपॉन m1 प्लस m2।
अरे पर ये तो जीरो है, क्यों? अरे चीटा तो खुद ही सेंटर ऑफ मास में बैठा है, तो चीटा क्या बोलेगा सेंटर ऑफ मास की रफ्तार? जीरो। तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश क्या होगा? जीरो, यानी कि ये टर्म जीरो। ओ हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड फ्रेम एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में ये रिलेशन आ गया। दोनों फ्रेमों में काइनेटिक एनर्जी क्या अलग अलग होगी? हाँ, पर उनमें एक रिलेशन निकाल लिया। क्या? काइनेटिक एनर्जी with respect to ground frame is equal to half mt vc square plus kinetic energy. हो, बात तो समझ आई सर। बोलो आई कि नहीं आई, पहले बताओ। अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर, आई तो सही सर, अब समझ आई सर। हाँ, ये अच्छा लगा सर। बोलो समझ आया कि ये बात? तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया? ये पहले समझाया कि सेंटर ऑफ मास का फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम अलग अलग कहानी है। ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट करो तो सवाल थोड़ा आसान हो सकता है। अब मैंने आपको समझाया कि देखो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का ग्राउंड फ्रेम में लिखो और चीटा फ्रेम में लिखो तो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट। पर मैंने उनमें एक रिलेशन निकाल के बता दिया। क्या? देख, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ m टोटल vc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओ हो, ये तो मजा आया सर, ये तो मजा आया। बात में सर दम तो है आपकी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, जोरदार। क्या कहानी समझ में आई? पहले अच्छे से बताओ। क्या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ग्राउंड फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, हाउ दे आर रिलेटेड? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान से पढ़ो, फील वाली बात बता रहा हूं। हाँ सर, किताबों में नहीं मिलेगा ये, यू विल नॉट गेट इन किताबें फॉर श्योर। फील करो जो मैं आपको कह रहा हूं। अरे हाँ सर, मजा तो आया सर, बढ़िया तो लगा सर, बढ़िया लगा तो सुन आगे और अच्छे से, मजा आएगा। ध्यान से सुन। क्या? अच्छा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये समझ आ गया। अब सुन, ये समझ आ गया बिल्कुल? अरे बोलो क्लियर है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का रिलेशन दोनों अलग अलग हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। फ्रेम के अलग अलग डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, फ्रेम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि दो बॉडी अगर चल रही हो तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m टोटल vc स्क्वायर नहीं होती। ये मैं पहले बता चुका हूं, अब इनमें रिलेशन निकाल लिया। मजा आया सर। अब सुन, अब ध्यान सुनना, देख ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ m टोटल vc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर अपन बात करें तो ये v2 लिया था, v1 लिया था, ऐसे लिया था ना, गड़बड़ तो नहीं करी? एक बार देख लो, चमत्कार नहीं बचा दे अपन। हाँ, ये v1 v2 लिया था। ठीक, अब सुनना। क्या vc की वैल्यू m1 v1 प्लस m2, कैलकुलेशन पे से ज्यादा फील पे ध्यान देना, m1 प्लस m2। सोच, क्या हम काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को एक छोटे तरीके से लिख सकते हैं? एक छोटे तरीके से, एक लाइन में। वो सुन कैसे। क्या काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ m टोटल vc स्क्वायर। ओके, यानी कि थोड़ा खोलते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, माइनस हाफ m टोटल दैट इज m1 प्लस m2, vc इज m1 v1। थोड़ी कैलकुलेशन बता रहा हूं पर फील आ जाएगी तुम्हें, डायरेक्ट रटने की बजाय। प्रूफ को ऐसी बहुत जरूरत नहीं है, बट सुने कैसे लिख सकते हैं। हाँ सर, हाफ तो सब जगह से कॉमन ले लो, वो तो कॉमन है ही। m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2। ये क्यों करा अभी समझना। ये m1 प्लस m2 का एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट गया, पर एक m1 प्लस m2 नीचे बचेगा, वो यहां मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ आई है?
हाँ सर, हाँ सर, समझ तो आई है सर, समझ तो आई है सर। ओके, अब सुनना, हाफ ऑफ m1 स्क्वायर, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी? ध्यान समझो, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करा है। ध्यान से, वो समझ आया क्या? हाँ, इसको खोल लो, माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 v1 v2 बाई m1 प्लस m2। डरो मत कैलकुलेशन से, फील के लिए बता रहा हूं बस। अरे हाँ सर, m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, m2 v2, इतनी सारी टर्म्स में देखो मैक्सिमम तो गायब ही हो गई, 4 तो गायब ही हो गई, कट गई। अच्छा, अब देख इन सब में m1 m2 है, ये जो बची ना 3 टर्म, 1 2 और 3, इनमें m1 m2 कॉमन आ गया, छोटा होता हुआ नजर आ रहा है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। अरे हाँ सर, अब देख अंदर क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। ओ हो, कैसे लिख सकते हैं, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ, अब सोच, इसको पता है रिविजन कैसे करा गया? ध्यान से सुनना, क्या इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सिस्टम जिसमें, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सिस्टम इन विच अ मास कितना, म्यू, जिसको बोला गया m1 m2 बाई m1 प्लस m2 एंड दैट इज मूविंग विद v रिलेटिव। क्या ये v1 माइनस v2 इज अ रिलेटिव स्पीड? हाँ, अगर मैं किसी भी एक पर बैठ के देखूं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1 स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिस सिस्टम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिलेटेड टू लाइक दिस? और ये जो हाफ m1 m2 बोला गया, तो इसको कैसे लिख दिया गया, इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया गया, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को बोला गया हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर, वेयर म्यू इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी, ऐसे ही किताबों में लिखाते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। और सर बात समझ आ गई सर, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, हाफ रिड्यूस मास इनटू रिलेटिव स्पीड। हो, हाफ रिड्यूस मास इनटू रिलेटिव स्पीड का स्क्वायर। तो हमने एक तो ये रिलेशन सीखा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखने की शॉर्ट ट्रिक सीखी। One, we have learned relation between kinetic energy with respect to ground and kinetic energy with respect to center of mass। में रिलेशन सीखा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने की शॉर्ट ट्रिक सीखी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। और हाँ सर, बात अब अच्छे से समझ आई। अब क्या करें? अरे सर बताओ अब क्या करें, अब क्या करें बोलो सर। मजा आया, ये कैलकुलेशन तो ऐसे ही फील के लिए बताइए तुम्हें, घबराओ मत इससे। एक तो ये चीज याद रखो और एक ये चीज याद रखो। शॉर्ट, अगर आप सवाल छोटा करना चाहते हो, बड़े सवाल को एक लाइन में, अभी पिछला सवाल एक लाइन में करके बता दूंगा, तेरे को मजा आ जाएगा। तू बोलेगा अरे वाह सर मजा आ गया ये तो बोलेगा 2 सवाल अभी इससे खड़ाक से करके बता दूंगा तेरे को। हाँ, पहले तो आप क्या ये बात समझ आई? अब मैं तेरे को इसकी ना खूबसूरती दिखाता हूं, देख सवालों को कैसे छोटा करती है, खूबसूरती दिखाता हूं सवालों को छोटा कैसे करती है। देख दिखाऊं, जादू दिखाऊं, पर जादू देखने के लिए पहले फिर कह रहा हूं प्रूफ तो ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए करे।
हर एक टर्म अच्छे से, दो इंपॉर्टेंट बात कैसी की, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ m टोटल vc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी विद सेंटर ऑफ मास, और काइनेटिक एनर्जी विद सेंटर ऑफ मास लिखना शॉर्ट ट्रिक क्या, हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर। तो तू चाहे तो ऐसे भी रट सकता है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ m टोटल vc स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। ऐसे भी रट ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जैसे तुझे अच्छा लगे। ओ हो। अब तो एक बात जादू से समझ ध्यान से, जब ग्राउंड फ्रेम है, ये क्लियर है एकदम। अब देख पीछे की कहानी सुनाता हूं, देख ये इस कहानी में ध्यान से सुनना। ये जो एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम आया था ना √2/3, एक लाइन में ला सकता हूं मैं इसको, सुनना कैसे। जब आप ऐसे 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 कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में चेंज हो रही है? हाँ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स इज कन्वर्टिंग इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऐसे चल रही है कहानी, ठीक है। सोच के देखो, जब काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप लिख रहे हो तो सोचो, वो है हाफ m टोटल vc स्क्वायर और ये है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू c। तुम ध्यान से देखो तो ये चेंज नहीं हो रही, हाफ m टोटल चेंज नहीं हो रहा, vc स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा, तो हाफ m टोटल vc स्क्वायर कन्वर्ट नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी, ये फिक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो विच कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? दिस कंपोनेंट। अब चीटा फ्रेम से सोचो, क्या चीटा फ्रेम में यही काइनेटिक एनर्जी है? क्या यही काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। और हाँ सर, तो एक लाइन का आंसर ध्यान सुनना, हाफ m1 m2 1 इंटू 2 बाई, ध्यान सुनना, अगर मेरे को ये सवाल दे रखा हो मैं आपको ऐसे बताता हूं, सुनना कंफ्यूज मत होना एकदम, मैं सवाल को एक लाइन में करके बताता हूं। देख सवाल क्या था, देख सिंपल सवाल क्या था, एक लाइन में आंसर लाऊंगा, ये 2 किलो, ये 1 किलो, ये 100 और ये 10 मीटर पर सेकेंड। यस, आपसे पूछा एक्स मैक्स, यस और नो। जो बुद्धिमान बच्चा है वो बोलेगा भैया काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो है, क्या वो ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? बस, और कुछ नहीं कन्वर्ट होता। तो वन लाइन आंसर, हाफ 1 इंटू 2 बाई 3 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव स्क्वायर। क्या 2 kg की रफ्तार 10 है, 1 की 0 है, अरे तो रिलेटिव भी 10 ही हुई, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। 100 ने 100 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, एक्स मैक्स की वैल्यू √2/3 आंसर। और सर जादू, जिसके लिए इतनी देर से पढ़ रहे थे वो एक लाइन में आ गया, सिंगल लाइन में आ गया वो। हाँ सर, आ तो गया सर, अरे हाँ ना तो बोल। अरे एक और जादू दिखाऊं, पीछे एक सवाल कराया था, तू भूल गया शायद, मैं याद दिलाता हूं, लास्ट टर्म पे कराया था। देखो याद करो, ये 4 किलो, ये 1 किलो और इसकी रफ्तार थी 10। और याद कर पिछले के पिछले टर्म पे सवाल पूछा था, और पूछा था बताओ एच मैक्स क्या है। हाँ सर पूछा था, याद कर, इसका आंसर आया था 4 मीटर। क्या ये भी 2 बॉडी सिस्टम है? हाँ। क्या सेंटर ऑफ मास की कहानी इसमें वेरी लड़ेगी? हाँ। अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं, अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं तो ये तब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा जब दोनों चीटे को रेस्ट पर लगेंगे। अरे हाँ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल कन्वर्ट इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू mgh, बस आंसर आ जाएगा, देखना अभी। हाफ 1 इंटू 4 बाय 5 v रिलेटिव, 4 kg तो चल ही नहीं रहा था, 1 kg 10 से 10 स्क्वायर, ऊपर कौन बढ़ेगा 1 kg, 1 इंटू 10 इंटू h,
एक 0 ने 0 को मार दिया, एक इसने इसको मार दिया, ये देखो एक 10 ने इसको मारा तो ये 2, 2 2 जा 4, h इक्वल टू 4 मीटर। वन लाइन, अरे हाँ ना तो बोलो, वन लाइन। अरे हाँ सर, जादू है ये। पर ये नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं है, ये उसी को समझ आ सकता है जिसको पूरी कहानी लेक्चर ढंग से समझ आता हो। और हाँ सोच, जिसमें अपन ने 2 2 3 3 पेज भरे ना, मेरे लिए वन लाइन है वो, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझ आता है कि अगर सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ तो सेंटर ऑफ मास की ही काइनेटिक एनर्जी है जो किसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, नीचे वाले सवाल में वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पर सही बताऊं, इन सवालों को इतने छोटे से तरीके से समझने के लिए बुद्धि चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। ये बात हल्के बच्चों के लिए नहीं थी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, फिर कह रहा हूं ये आसान नहीं है, डर खत्म कर देगी आपका। अगर समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो आपका डर खत्म हो जाएगा पक्के से, 110%। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बात समझ आ रही है, मजा आ गया सर। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, देख एक सवाल अब तेरे से कहता हूं, शॉर्ट ट्रिक से ही कर। अगला सवाल देख, इस सवाल को मैक्सिमम एलोंगेशन भैया शॉर्ट ट्रिक से करके बता देना। एक लाइन में two blocks of mass 2 kg and 4 kg are attached to a spring of spring constant k equal to 100 Newton per meter. If 2 kg and 4 kg blocks are given speed of 10 meter per second, 20 meter per second, find out the maximum elongation. एक लाइन में कर सकता है तू 2 पेज के सवाल को, एक लाइन में, अगर तूने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही होती है जो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में? हाँ 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 हाँ, कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, एक लाइन में कर दोगे इतने बड़े सवाल को। तो ये तो पता नहीं क्या कर रहा है ग्राउंड में, टक 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 टक, फिर वो पूरी कहानी पीछे समझाई थी तुम्हें, वो भी आनी चाहिए ताकि कोई 20 की चीज पूछ ले तो हमें निकालना आना चाहिए। अरे पर कहानी भी तो समझ आनी चाहिए। बोलो, अरे बोल दो फटाफट आंसर, मैं लिखूं? और सर ने सिखाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है वही कन्वर्ट होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि हाफ 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास ने सिखाई थी हाफ m1 m2 यानी कि 2 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2 यानी कि 6 इंटू वी रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब एक पर बैठ के दूसरे को देखो तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई 2 एक्सएम स्क्वायर। 100 ने 100 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 3 को 6 को मार दिया, एक्स मैक्स की वैल्यू आई 2/√3। वन लाइन। और सर इतने बड़े सवाल को एक लाइन में 2/√3। और सर देखा तो मैच हो गया क्या? जादू है क्या? देखा तो, अरे तो समझ गए हम सब, 2/√3। और वाह, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देख वन लाइन में सोच, इसको समझने में अपन ने 15 मिनट लगाए थे, 20 मिनट। तो एक कहानी बड़ी है, इसलिए कभी कभी लगता है सर इतना लंबा सवाल थोड़ी आएगा। अरे आ सकता है, क्योंकि इसे छोटे तरीके से करा जा सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाफ mTVC स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है ग्राउंड की। अच्छा हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्या फील आई है? हाँ सर बिल्कुल आई है, बात सही चल रही है, मौज आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे सुनते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लगा सर। बोलो, स्प्रिंग लॉक सिस्टम से डर तो नहीं लगेगा? डर खत्म हुआ? थोड़ा सवाल में अनंत कराए जा सकते हैं, ये फिर आएंगे थोड़े बहुत एसटीएम के टाइम पे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? भाई साहब मैं जल्दबाजी नहीं, अच्छा पढ़ा रहा हूं। बोलो क्लियर? फिर बार बार, कई बार बच्चे फिर बार बार पूछते सर कोर्स, अरे एक तो तुम लेट चालू हुए, कोर्स की टेंशन मत लो। फिर बोल रहा हूँ 11वीं 12वीं को अलग मत देखो, पूरे 16 महीने से 17 महीने में पूरा 11 12 जैसे पढ़ा रहे हैं शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। कोर्स हम बरसों से खत्म कराते हुए आए हैं, 12th पास को 3 महीने में भी खत्म करा देते हैं भाई। अभी 13 के बैच चल रहे हैं, अभी जाऊंगा उस रैपिड कोर्स और इस तरह के बैचेस चलते हैं, अभी सब खत्म हो जाएंगे।
3 महीने में। कोर्स कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में अपन सब छोड़ दें। आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, फील के साथ पढ़ो। अगर आपकी जड़ें मजबूत हो गई तो उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। पकने दो इनको। सोच के देख, अगर कच्चा घड़ा हो और उसमें पानी डाल दो तो पानी निकल जाएगा। उसे पकने दो थोड़ा, फिर पानी डालो, ठहरेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को पकने दो। अगर पक गए तो ये जो पानी रूपी कितने भी टफ सवाल हैं, ये अपनी रीत से बाहर जाने वाले नहीं है। अरे वाह यार, मैं तो पता नहीं क्या बात बोल गया, शानदार, एकदम जोरदार। कच्चा घड़ा, पक्का घड़ा, वाह, मजा आ गया यार। आज भी टैलेंटेड है तुम्हारा मास्टर। क्या कहते हो यार? हाँ सर, हाँ सर। बोलो समझ आई? क्या शॉर्ट ट्रिक समझ आई? हाँ सर, समझ तो आई सर, फील भी आई सर। ठीक हो गया भाई, ये तो कर लिया हमने। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया सब। ध्यान समझे, थोड़ा सा एक वैरायटी का एक अच्छा सवाल और आ सकता है, उसको सिखाता हूं मैं आपको। सोच, अभी जो तुमने सवाल करे थे उनमें क्या नेट फोर्स 0 था? हाँ सर, 0 था। अपन ने V1 V2 दे दिया था। हाँ सर। अगर फोर्स लगा दे तो फिर एक्समैक्स कैसे निकालेंगे? थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। कैसे? सुने। एनी मोशन पैरामीटर ऑफ सेंटर मास विल बी 0। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ही पूछे, चीटे से ही अगर पूछे, तो चीटा सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार चीटे के लिए क्या होगी? 0। और अगर चीटे से ही पूछे कि तेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो भी बोलेगा 0। क्यों? अरे उसी पे तो बैठा हुआ है। अगर मैं चीटा बनकर सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाऊं, अब चीटे से पूछूं तेरी रफ्तार क्या है, तो वो 0 ही बोलेगा। और तो उससे पूछूं तेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो भी 0 ही बोलेगा। मतलब चीटे के लिए नेट फोर्स, चीटा कहां बैठा हुआ है? सेंटर ऑफ मास में। इससे पहले वाले सवालों में क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 था? हाँ। पर मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें F लग रहा हो, तो क्या ग्राउंड फ्रेम में सवाल बहुत टफ हो जाता है, करना ही नहीं है। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा? हाँ। तो VC भी चेंज होने लग जाएगा। पर सोच, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो चीटा होगा, चीटा किसमें? चीटे की गाड़ी कौन सी है? सेंटर ऑफ मास की। ये चीटा क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई मेरे लिए तो मोमेंटम भी 0 है, मेरे लिए एक्सेलरेशन भी 0 है, इसलिए मेरे लिए एफ नेट भी 0 है। तू बोलेगा सर एफ नेट का 0 है सर, एफ है। अरे वो ग्राउंड फ्रेम में एफ है, चीटे के लिए तो 0 ही है। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं, इसलिए सेंटर मास पे बैठते हैं। सेंटर मास में जैसे ही बैठे ना, वैसे ही बोल दिया भैया। क्या भैया? बोला भैया मेरे लिए तो मोमेंटम भी 0 है, मेरे लिए तो एक्सेलरेशन भी 0 है। मेरा मतलब कौन? चीटा। चीटा कहां बैठा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो चीटे ने बोला भैया मेरे लिए तो दोनों पैरामीटर 0 हैं, मेरे लिए तो दोनों पैरामीटर 0 हैं। ओके, ये इसने बोला। देखो ये कहानी जो बोली। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? सुनना। जैसे सवाल करते हैं, पहले तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना एकदम, कि चीटा जो सेंटर ऑफ मास में बैठा हुआ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसके लिए भी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, इसलिए उसके लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, भले सिस्टम पर ग्राउंड फ्रेम में फोर्स हो। ये कहानी है। कहानी क्या फिर से सुने? भले ग्राउंड फ्रेम पे नेट फोर्स हो टफ हो जाएगा सवाल बहुत, पर चीटा जो आप सेंटर ऑफ मास पे बैठा दो, वो तो बोलेगा भैया मेरे लिए तो 0 है। क्यों? अरे वो तो खुद ही उस पर बैठ गया, जिस पर बैठ गया वो तो रेस्ट पे हो गया। अगर रेस्ट पर हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन 0 तो उस चीटे के लिए क्या नेट फोर्स 0? अभी प्रूव भी करके बताऊंगा। ये बात लॉजिकली समझ आई सर, आप सुनना देख देख कैसे। जैसे मान लो कि मैं एक सिस्टम लूं m मास का, ये m मास का k ले लूं और इस पे F फोर्स लगा दूं। ग्राउंड फ्रेम पे कहानी है। तो पहले बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नेट फोर्स सिस्टम पर F अपॉन टोटल मास m प्लस m ग्राउंड फ्रेम में। क्या सेंटर ऑफ मास की ये है, यानी कि हम एक ऐसी गाड़ी पर बैठ जाएं जिसके लिए ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो, ये AC हो। एक ऐसी गाड़ी पे बैठ जाए सेंटर ऑफ मास पर है, पर सेंटर ऑफ मास क्या खुद भी AC से चल रहा है, BC से चल रहा है। पर चीटे के लिए
पर चीटे के लिए AC एंड VC 0 है। हाँ, क्योंकि वो तो खुद ही सेंटर ऑफ मास में बैठा है। ओके, यानी कि एफ नेट भी 0 है। किसके लिए? चीटे के लिए। सर कैसे? ध्यान से सुनना, चीटा कैसा फ्रेम है? अब कहानी चेंज हो गई सर। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में याद है सूडो आता था। इससे पहले सवाल में सूडो की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स तो 0 ही था। अच्छा, अब सोच इस चीटा, ये चीटा इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल? सर नॉन इनर्शियल। तो चीटे के लिए सोच, कहानी बनाते हैं। चीटे के लिए अपने आप 0 प्रूव होगा। अभी ध्यान सुनना, चीटे ने बोला भाई मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं, तो ये तो एफ लग ही रहा था। चीटा बोलेगा, चीटे की वजह से दोनों पे क्या लगेगा? सूडो। क्या लगेगा? सूडो। क्या सूडो पीछे लगता है? हाँ, इस पे लगेगा MAC, इस पे लगेगा छोटा MAC। AC की वैल्यू F बाई दिस, यानी कि इधर फोर्स लगा M, F बाई M प्लस M, इधर लगा F माइनस MAC, यानी कि F बाई M प्लस M, यानी कि MF बाई M प्लस M। और हाँ, राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स सेम आ गया। हाँ, चीटे के लिए, क्योंकि चीटा नॉन इनर्शियल है तो सूडो लग जाएगा। और हाँ सर, तो दोनों पर फोर्स बराबर आ गया। तो चीटे ने बोला मेरे लिए तो नेट ही 0 है। हाँ सर, ये कहानी समझ आ गई, ये कहानी समझ आ गई। अब सोच, इस सवाल में अगर हमें पूछ, तो क्या ये कहानी समझ आई? अरे आई कि नहीं आई सूडो से? हाँ, दोनों में सेम आ गया सर। MF बाई M प्लस F, इधर आ गया M प्लस F, नहीं M प्लस M। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ गई, फील भी आई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनते चलो, मजे करो, आहा आहा। आ जाओ, MF बाई M प्लस M। ठीक, ये क्लियर? अब देख कैसे चले। सेंटर ऑफ मास ऐसे चला। अब देख सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ही बैठ गए, अब देख इसको ऐसे, आप समझना अच्छे से। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कहानी सुना रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पर ही अगर बैठ गए तो ऐसा हुआ। ध्यान समझना है कितना आया। देख ये F0 जो वैल्यू आई, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना। ये देखो इस पे कितना लगा फोर्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, MF बाई M प्लस M, और इस पे भी कितना लगा? MF बाई M प्लस M। हाँ सर, इतना ही लगा। ये कैसे आया बोलो क्लियर? अब सोच, हमसे पूछा मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा। ओके, तो पता है अपन क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। बढ़िया कॉन्सेप्ट, जोरदार सवाल, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, दिमाग चाहिए। ओके, तुम खुद सोचो, तो क्या एक्स मैक्स तब आएगा जब क्या ये इसको खींच के इधर ले जाए और ये इसको खींच के इधर ले जाए। मान लो ये x1, मान लो ये x2, इसको मैं f डैश मान लेता हूं। फील करना थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूं। इनिशियली चीटे के लिए सोचो, क्या इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पर है? हाँ। क्या इनिशियली चीटे ने बोला कि मेरे लिए तो दोनों पर फोर्स बराबर लग रहा है? हाँ। तो क्या दोनों इलोंगेट होंगे? क्या दोनों की रफ्तार बढ़ेगी क्योंकि फोर्स लग रहा है? पर क्या स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा? हाँ। सोचो, जब तक बाहरी लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है, क्या रफ्तार बढ़ती रहेगी? हाँ। पर अब रफ्तार इधर है। कौन सी सिचुएशन समझना अच्छे से, बीच की सिचुएशन समझाता हूं तेरे को। देख देख, मान लो कि ऐसी सिचुएशन आई, MM इस समय तक ये F डैश यहां से लेकर यहां तक F डैश बड़ा था KX से,
तो क्या इन दोनों की रफ्तार बढ़ती रही, मान लो v1 और v2? हाँ सर। क्या इस v1 v2 की वजह से ये और आगे जाएंगे? पर अब क्या kx इस सिचुएशन में f डैश क्या हो गया? kx। इस सिचुएशन के बाद kx होगा बड़ा और f डैश होगा छोटा। हाँ, तो क्या अब रफ्तार घटने लगेगी? तो यहां से लेकर यहां तक स्पीड इंक्रीजेस, फिर और आगे गए, टिक 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 टिक, अब स्पीड घटने लगी और घटते घटते क्या हो गई? 0। क्या ये ही L प्लस एक्स मैक्स होगा? अब 0। हमें यही तो निकालना है, ये एफ डैश, ये एफ डैश। बोलो थोड़ी थोड़ी फील आ रही है क्या? अरे बोलो थोड़ी थोड़ी फील आ रही है क्या? हाँ सर, ये एफ डैश तो निकालना है। अब ध्यान से सुनना, ये 1 सिचुएशन से 3 सिचुएशन के बीच में, ये 2 मान लो इसको, 1 से 3 वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ओके सर, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाई एफ डैश प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। जब पूरा इलॉन्गेट हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। 1 सिचुएशन भी में क्या है? 0, मतलब वर्क डन बाई एफ डैश, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाई स्प्रिंग, यानी कि वर्क डन बाई एफ डैश इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई, ये क्या लिखेंगे? u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी कि वर्क डन बाई एफ डैश इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इनिशियल 0। अब बात आई, यानी कि वर्क डन बाई एफ डैश इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब समझना वर्क डन बाई एफ डैश क्या है। मान लो m1 वाला हिला x1 और m2 वाला हिला x2। ये हिला x1 कौन? मान लो कि m वाला हिला x1 और m2 बड़ा m वाला मिला हिला x2। क्या इधर वाले f डैश को कार्य, इधर f डैश इधर ही लग रहा था, क्या वर्क करना पड़ा x2? तो f डैश x2 पॉजिटिव। ऐसे ही ये वाला f डैश, क्या f डैश इधर लग रहा था? हाँ। क्या वो भी पीछे लग रहा था? क्या x1 भी पीछे है? हाँ, तो f डैश x2 प्लस f डैश x1। अच्छा, अब सोचो ये x मैक्स है क्या? अरे x1 प्लस x2 ही तो है, क्योंकि ये दूरी तो L है, इनिशियल लेंथ। हाँ सर, और यानी कि हाफ ऑफ के एक्सएम स्क्वायर एफ डैश x1 प्लस x2 इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर। अरे पर एक्सएम ही तो x1 प्लस x2 है, और सर यानी कि एक्सएम की वैल्यू आई 2f डैश बाई के। व्हाट इज f डैश? 2mf बाई m प्लस m इंटू के। जोरदार सवाल है। सोच देख फोर्स लग गया, सोच देख फोर्स लग गया। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जब पहली बार लिखा तो इतना टाइम लगा, जब बच्चा सीख जाता है तो डायरेक्ट यहां पे आता है, इस वाली इक्वेशन पे ये लिखता है डायरेक्ट। अगर उसे समझ आ जाता है तो, अगर उसे समझ आ जाता है तो, अगर उसे समझ आ जाता है तो डायरेक्ट ये लिखता है। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? प्राण प्रखेरु उड़ गए। फिर से देख इसको पीछे से, मैंने पहले क्या समझाया, ये कहानी समझाई पहले कि चीटे ने कैसे बोला कि उसके लिए दोनों फोर्स बराबर हैं, क्योंकि चीटा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए सूडो फोर्सेस लगने चाहिए। सूडो फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन लगते हैं। एसी की वैल्यू F बाई एम प्लस एम है। अरे हाँ सर, लॉजिकली बात समझ आ रही है, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, जोरदार। भाई साहब A1 लेक्चर है आज का, हल्का नहीं था बिल्कुल।
रियल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेक्चर था। समझ तो आया सर, फील आई सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का। ऐसा करा, फिर अपन ने इसको ऐसे लिखा, ये देखो ये कहानी, तू ऐसे, बस तुम्हें ये उतारना है। बोलो समझ आई बात? एफ डैश लगा लिया, फिर बोला कि भाई जब तक एफ डैश बड़ा है के एक्स से रफ्तार बढ़ती रहेगी, सिचुएशन 2 आएगी, पर रफ्तार की वजह से और इलोंगेट होगा, और जब तक ये 0 पे नहीं आएगा इलोंगेट होता रहेगा। चीटा अभी भी यही बोलेगा कि मेरे लिए ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ सर, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का। हाँ सर, क्लियर है सर, बोलो समझ आया? अरे बोलो समझ आया? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर समझ आई बात। ऐसे आंसर आया 2mf by m plus m into k। ये एक सिचुएशन थी, समझ आ गया क्या? अरे पक्का, एक सवाल करा दूंगा, कर लोगे क्या? टफ है, मैं ही कराऊंगा, परेशान मत हो, पर पूछूंगा तुमसे सारी चीजें। हाँ सर बिल्कुल पूछना सर, अब तो हम कर सकते हैं सर, होनहार हैं सर हम। लगता तो नहीं है। चलो हो गया भाई, हो गया, तेरा काम हो गया। ध्यान सुन, सवाल वही है, एक तरफ 10 न्यूटन एक तरफ 2 न्यूटन के, यानी नेट फोर्स 0 तो नहीं है, 2 4। फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन द स्प्रिंग। सबसे पहले पता क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ एसी क्या है? सब लोग बताओ सबसे पहले एसी क्या है? बोलो एसी क्या है? अरे एसी नहीं, एयर कंडीशन नहीं, एसी। नेट फोर्स इज 10 2 की 10 -2, 10 - 2 अपन टोटल मास 6, यानी कि 8/6, यानी कि 4/3 न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 10 - 2 8/6, बिल्कुल सही, 4/3। ओके, यानी कि अपन एक कार पे बैठ जाए जिसका एक्सेलरेशन कितना है, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पे सूडो लगा पीछे, 4 × 4/3, इस पे भी सूडो लगा पीछे, 4 × 4/3। ये इधर की तरफ बच गया 10 - 16/3, यानी कि 14/3। हाँ, ये हो गया 2 + 16/3। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? ये है 2 × 4/3। हाँ, मास इंटू एक्सलेशन, तो ये हो गया 8/3। हाँ, तो ये हो गया 14/3। क्या दोनों तरफ 14/3 बराबर आ गया? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही आ गया। अरे हाँ, तो क्या एफ डैश 14/3 बन गया? अरे हाँ सर, तो क्या कर रहे थे? क्या करा था अपन ने? एफ डैश इंटू x1 प्लस एफ डैश इंटू x2 इक्वल टू हाफ 100 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर x मैक्स। तो एफ डैश 2f डैश बाई क्या आया था? 2f डैश बाई k इज x मैक्स। समझ में आया था कैसे आया था? पीछे देखो, f डैश कितना, सही कर रहा हूं मैं, 2f डैश बाई k। तो f डैश कितना, 14/3, k कितना, 100। तब बड़ा सवाल आसानी से हो गया, तो इसने इसको मार दिया 50 को, तो ये हुआ 50, इसने इसको फिर मार लिया, तो ये हो गया 7/50। सही कर रहा हूँ ना? नहीं, 7 बाई ये हो गया 14, 7 ये इसे 14 25, 25 × 3 75। मेरे हिसाब से ये एक्स मैक्स है। देखा आंसर आ रहा है क्या? और सही, 7/75, 1 लाइन। ध्यान से देख, अगर समझ आ जाए तो। ये टफ हो गया सवाल फोर्स लगाकर, पर अगर ग्राउंड चीटा फ्रेम से करें तो सॉल्व करा जा सकता है। दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो आपको आने चाहिए, जो आपको आने चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आया सर। ठीक, ये आ गया लो। सोच, स्प्रिंग में पीएचडी करा दी मैंने तेरे को, स्प्रिंग से डर निकल जाएगा। मैं वो चीज ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं जो इसमें बच्चों को डर लगता है। ये मैंने अच्छे से पढ़ाई है, बिल्कुल ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं कराया, पर फील कराई। हाँ, फील आई सर, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टफ नहीं आएगा ज्यादा, पर फील के लिए कराया। ठीक है सर, मजा सा आ रहा है सर।
पक्का आगे बढ़ जाऊं? आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा और मारते मारते बोली कि अगर तुमने अब मेरी बुराई बच्चों के सामने करी, और तुम लोगों में से बहुत खराब हो भाई, कई लोगों के पास पता नहीं कहां से मेरी बीवी का नंबर मिल गया है। वो जो मैं बीवी की बुराई करता हूं उसको उन्होंने पता नहीं कहां से कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल पे और भेज दिया उसको। इतनी पिटाई लगी ना मेरी। तुम लोग बिल्कुल मास्टर के बारे में नहीं सोचते हो, पता नहीं कहां से नंबर पता पड़ गया। अच्छा, कभी कभी क्लास में मैं लड़कियों को नंबर दे देता था। अब समझ आया। ऐसे नहीं करते बेटा, मास्टर पिटता वाला तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बताओ तुमको, हैं? मैं पिटूंगा तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ऐसे 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 नहीं करते। अब ये वाला भेजना वीडियो, अगर भेजना भी है तो भाई मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, है ना, ऐसे बोलना। ओके, हाँ सर। दुष्ट कहीं के। चलो आ जाओ, अरे आगे बढ़ जाएं क्या? अरे सोच लो। आंसर आ गया भैया, 7/75। मौज कर दी हमने स्प्रिंग में तो। बोलो क्लियर? ओ हो, अब एक नई चीज आई जिसे हम कहते हैं इम्पल्स। डरो मत, आप इम्पल्स पढ़ चुके हो। इम्पल्स इसी का एक नाम है। किसका? फोर्स था ना अपना, न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर dp/dt। हाँ सर, F बराबर dp/dt। हाँ सर, ये पढ़ा था हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, F dt dp? हाँ लिख सकते हैं सर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। ओके, F dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dp। इसको ऐसे ही रहने दो, F dt। क्या इसको लिख सकते हैं, P इनिशियल, ये P फाइनल, तो dp का इंटीग्रेशन P, तो कैसे लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, या फिर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन F dt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इसकी इस वाले अवतार को हम इंपल्स से जोड़ देंगे। जो अपने मैथ्स पहले पढ़ी थी ना, अपने न्यूटन सेकंड लॉ की, उस कहानी के को अपने तोड़ मोड़ के थोड़ा नया अवतार लिया। उस अवतार में एक चीज को, नई चीज को हम बोलेंगे इंपल्स। क्यों बोलेंगे, पहले उसको लॉजिक समझते हैं। क्या बोलेंगे? इंपल्स। क्यों बोलेंगे उसका पहले लॉजिक समझते हैं। जैसे मैं आपको पहले तो ये होना यही है जो आप पढ़ चुके हो, उसमें घबराओ मत बिल्कुल। इसी को भी मैं इंपल्स से जोड़ूंगा। कैसे? क्या F बराबर dp वेक्टर बाय dt, जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, क्या उसको थोड़ा सा इधर उधर कर क्या इंटीग्रेशन F dt बराबर चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं? पहले बताओ यस और नो। क्या मैं न्यूटन सेकंड लॉ को ही ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत और शर्म वाली बात नहीं है। ओके ठीक है सर, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें, अब क्या करें, चलते चलो रे, चलो भाई। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल, 2 kg की बॉल है, ऐसे गिरी, टपक, उछल गया टपक। अब समझना हुआ क्या। जब बॉल जमीन पर गिरती है, कुछ एग्जांपल तो समझे, जब बॉल जमीन पर गिरती है तो ऐसे तो नहीं गिरती, टपक ऐसे गिरी, फिर ऐसे आधा घंटा लगाया फिर उछल के आई, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, बॉल आई टपक टपक। तू पहले ध्यान से सोच, जो तुम्हारी बॉल होती है वो जमीन पे कितनी देर टकराती है? तो बहुत कम देर। या मान लो बॉल आई, बैट से तुमने मारी, कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ बॉल एंड बैट इज वेरी लेस। पर सोच, जो बॉल इधर आ रही थी उसको अगर मैं छक्के पे मारा, तो सोच इधर आती थी बॉल को पता नहीं कहां पहुंचा दी। किसने पहुंचाया? ये बैट ने। पर बैट बॉल से कितनी देर अड़ा, कितनी देर टच में रहा? बहुत कम देर। ऐसे ही ये बॉल जब ग्राउंड से टकरा के उछली, क्या टकराने का टाइम बहुत कम, यानी कि फोर्स लगने का टाइम बहुत कम। ओके, पर क्या बॉल की डायरेक्शन चेंज होने सिग्निफिकेंटली है? जब बॉल आई तो बैट से मारी, बॉल पता नहीं कहां चली गई। बॉल टपक, बॉल गिर रही थी तब इधर जा रही थी, टकराते ऊपर हो गई। क्या उसने अपनी डायरेक्शन ही रिवर्स कर ली? हाँ। सोच, कितनी सी देर के इंपैक्ट की वजह से, बहुत थोड़ी सी देर।
ओके, तो सोच, अगर मेरे को समय इससे टकराने का बहुत कम मिला पर मैंने उसमें परिवर्तन बहुत ला दिया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगा होगा। जब फोर्स बहुत ज्यादा लगा होगा तभी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सोच, टकराने का समय तो बहुत कम मिला। ओके, तो अगर तुम अपनी 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 हिंदी की भाषा में सोचो तो पता है क्या है? झटका। बॉल आ रही थी, खटाक से मारा, झटका। झटका क्या है? व्हेन वी इंपल्स ही झटका है, झटका। जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो इंपल्स या झटका मन में आना चाहिए। पहले अपन ये समझे इंपल्स कब पड़ते हैं। फोर्स की कहानी है वो, अरे न्यूटन सेकंड लॉ से तो लाएंगे, पर कब पड़ते हैं? जब झटके वाला फोर्स लगे, पड़ाक। हाँ सर, जब कौन सा फोर्स लगे? झटके वाला। अरे कौन सा लगे? झटके वाला। जब झटके वाला फोर्स लगे तब मन में इंपल्स के बारे में, और हाँ सर झटका आ गया, इंपल्स आ गई। अच्छा, अब सोच, जैसे बॉल आई, सोच, मान लो कि बॉल टकराई सिर्फ 0.01 सेकंड से। हमने बोला जब टकरा रही थी तब भी उसकी रफ्तार 10 थी, और हमने बोला कि टकराने के बाद भी उसकी रफ्तार 10 है। सोच, क्या रफ्तार 10 नीचे से 10 ऊपर 2 किलो की बॉल की सिर्फ 0.01 सेकंड में हो गई? हाँ सर। कितने सेकंड में? 0.001 सेकंड में। और हाँ सर, सोच, तो ये फोर्स कितना ज्यादा होगा? सोच, मैं तब निकाल के बताता हूं। सोच, क्या जब ये टकरा रही होगी तो सोच इस दौरान क्या फोर्स ऊपर लगा होगा? हाँ, तो क्या इसका एक्सेलरेशन रहा होगा F/2 kg? हाँ, इस एक्सेलरेशन ने करा क्या? अगर अपन ध्यान से सोचें, इस एक्सेलरेशन ने पता है क्या करा? इस एक्सेलरेशन ने इसकी रफ्तार नीचे 10 से ऊपर 10 कर दी। और तेरी, यानी कि अगर मैं ऊपर पॉजिटिव मान लूं, सोच के देखना एक बार बेसिक से, अगर ऊपर पॉजिटिव मान लूं तो सोच ध्यान से, क्या अपना मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था सर? -20। इनिशियल मोमेंटम कितना था सर? -20। और फाइनल मोमेंटम कितना है सर? +20। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आया सर? चेंज इन मोमेंटम आया 40। अब यहां देख, इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू 40 चेंज इन मोमेंटम। अगर एफ डी टी में, क्या डी टी बहुत छोटा है? बहुत छोटा है तो एफ को कांस्टेंट मान लो। मतलब जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया बॉल पर, क्या वो बहुत कम देर के लिए लगा? बहुत कम देर थी, तब भी हो सकता है फोर्स चेंज हुआ हो। अरे पर हम तो कांस्टेंट ही मान लेते हैं, तो क्या इसे लिख सकते हैं? एफ इंटू इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ये कब लिखते हैं? जब एफ को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है, क्योंकि हम बात ही इंपल्स की कर रहे हैं, झटके की कर रहे हैं। एक्चुअल में इसी चीज को इंपल्स कहते हैं। इंपल्स का दो फॉर्मूले, इंटीग्रल एफ डी टी या चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब सोच, इस सवाल के लिए सोच, एफ इंटू डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी कितना? 0.001। डेल्टा पी कितना? 40। तो सोच एफ कितना आया? 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। सोच, फोर्स छोटा है कि बहुत बड़ा है? बोल, छोटा है कि बड़ा है? 40,000 न्यूटन फोर्स लगा, 40,000 न्यूटन, पर इतनी सी देर के लिए लगा। पर इसने परिवर्तन कर दिया, बॉल की पूरी रुख ही बदल दिया उसने।
जैसे जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं, वो आपके जीवन में इंपल्स क्रिएट करते हैं। और हाँ, तो जब भी फोर्स की कहानी में झटका हो, झटका मतलब बहुत बड़ा फोर्स हो कम समय के लिए, पर वो परिवर्तन लाए, तो मन में इंपल्स की फील आनी चाहिए। ऐसे फोर्सेस जो बहुत बड़े होते हैं पर छोटे टाइम के लिए लगते हैं, उन्हें इंपल्सिव फोर्सेस कहते हैं। तो फील वाली डेफिनेशन क्या है इंपल्सिव फोर्सेस की? व्हाट डू वी मीन बाय इंपल्सिव फोर्सेस? जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे, तो उसे इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि जब बॉल टकराए ग्राउंड से और अपनी डायरेक्शन पलट ले, तो ये नॉर्मल इंपल्सिव है। हाँ, जब बॉल आए और बैट से छक्का मार दें, तो बैट द्वारा लगाया गया बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है। अच्छा, और इंपल्स जिसे अपन डिनोट करते हैं कभी कभी जे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम या फिर इंटीग्रल एफ डी टी। ध्यान से देखो तो ये इसी का पार्ट है, पर इसकी स्टडी तब करी जाती है जब झटके वाला फोर्स आता है। तो इंपल्स मींस इंटीग्रेशन एफ डी टी या चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि कई बार हम फोर्स इतने कम देर के लिए लगता है कि उसे नाप ही नहीं पाते, तो उसके नापने की उसकी शक्ति का अनुमान लगाते हैं मोमेंटम के चेंज से, कि जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज हुआ होगा उतना तगड़ा वो फोर्स रहा होगा, यानी कि एफ डी टी रहा होगा। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ही पढ़ रहे हो आप, पर उसका एक स्पेशल केस, कब? उसको एक नया नाम दे दिया, क्या? इंपल्स। हाँ, कब? जब बहुत बड़ा फोर्स लगे बहुत छोटे टाइम के लिए। हाँ सर, फील सी तो आ रही है, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। और ये इंटीग्रल एफ डी टी में एफ को कांस्टेंट क्यों माना? इसे कई बार एफ कांस्टेंट को एफ एवरेज भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्यों कांस्टेंट माना? क्योंकि टाइम बहुत छोटा था। क्या जब बॉल बैट से टकरा रही है तो टाइम अगर 0.01 सेकंड है, क्या उसमें भी फोर्स चेंज हो सकता है? हो सकता है। अरे पर इतने कम समय में क्या चेंज हुआ, उससे हमें क्या ज्यादा लेना देना। हम तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं, यानी कि एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज को कांस्टेंट मानकर बाहर ले लेते हैं। तो ऐसे तुम इस कहानी को समझ सकते हो। और हाँ सर, बोलो क्या थोड़ी थोड़ी फील आई इंपल्स के बारे में? अरे हाँ की ना, इंपल्स से धीरे धीरे हम कोलिजन पे चले जाएंगे। जब दो बॉल टकराएंगी तो सोच टकराने का टाइम क्या बहुत कम होगा, वो दो इंपल्स का इधर उधर कैंसिल आउट होना होगा। इसलिए इंपल्स से ही धीरे धीरे अपन घुस जाएंगे किसमें? कोलिजन में। हाँ सर, बोलो बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ तो आ रही है सर, बढ़िया तो लग रहा है सर। बोलो क्लियर है एकदम? अरे पक्का? हाँ सर क्लियर है, डन, सॉर्टेड, बिल्कुल क्लियर, पक्का? यस सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? सुने। हो गया भाई, हो गया। एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मेजरेबल चेंज इन मोमेंटम, इंपल्सिव फोर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, जो मैं ये लिख लिया पहले, सबने पहले लिख लिया सब कुछ, ये लिख लिया सब कुछ। अब जो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, इरेज ऑल इंक ऑन। लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया? यस सर। इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मेजरेबल चेंज इन मोमेंटम, जो मैंने हिंदी में लिखा है बढ़िया है, एकदम शानदार। जब भी आपको लगता है कि सवाल में झटके की बात करी हो, तो आपको इंपल्स फोर्स या इंपल्स लगाना है। ये लिख चुके हो तो परेशान मत हो। ये पता है क्या डायग्राम बता रहा है, इसे उतारना मत, ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या ये जो मान लीजिए टोटल टाइम है डेल्टा टी, क्या इस दौरान भी फोर्स चेंज हुआ
उतारना नहीं है इसे, समझना। पर हम f को कांस्टेंट या एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है तो एफ एवरेज कुछ ऐसा होगा, एफ एवरेज, है ना। तो एफ डी टी का एरिया रियल ये है, पर ये बराबर है, तो इन दोनों का क्या सेम है, एरिया। ये जो नीली चीज दिखा रही है ये वास्तविकता है कि एफ डेल्टा टी में भी चेंज हुआ, इंटीग्रल एफ डी टी लिखा ना अपन ने, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो ये एरिया, ये चीज है क्या, एरिया अंडर एफ टी कर्व। हाँ सर एरिया ही तो होता है, याद करो पुरानी बात। हाँ तो वास्तविकता में क्या एफ वेरी कर रहा है, हाँ तो नीला एक्चुअल बात है, पर क्या हम एफ एवरेज यानी कि कांस्टेंट मानकर, उसको कांस्टेंट मानकर क्या दोनों एरिया बराबर कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। हमारा काम मैक्सिमम बार इसी से बन जाता है। तुम्हें इसकी मतलब और इस डायग्राम का मतलब समझ में आना चाहिए। 99 क्या, तुम्हारे 100% एफ एवरेज ही पूछा जाएगा। अरे 0.001 सेकंड में ऐसे थोड़ी पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एट 0.0000001 सेकंड। अरे हाँ ना बोल, तो इतना कम छोटा डायलॉग उसमें एफ एवरेज ही निकालते हैं, यानी कि एफ कांस्टेंट ही निकालते हैं। पर ये अपने को कहानी समझ आनी चाहिए कि इस छोटे टाइम में भी शायद एफ चेंज हुआ हो, पर हमें कांस्टेंट यानी कि एवरेज वैल्यू से मतलब है। अच्छा, यानी कि एफ एवरेज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कैसे, इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन डेल्टा टी। ओके बस, तो ठीक है, मतलब ये थोड़ा मैथमेटिकल कभी कभी किताबों में लिखा होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अरे फील ये करनी है कि इंपल्स आती कब है, उसके झटके की बात होती कब है, ये अपने को फील आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, ठीक, ये तो हो गया, समझ आ गया। ये होमवर्क से करके लाओगे, मैं यहीं से चालू करूंगा अगले टाइम पे। ये होमवर्क है, फटाफट लिख लो। 2 किलो की बॉल आई, कोलाइड्स विद द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी कि ऐसे 37 डिग्री पे गई और गई भी वापस ऐसे 37 डिग्री पे, ठीक है, बढ़िया इलास्टिक कोलिजन है एकदम, और गई भी कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसे। बोलो क्लियर है। आपको बताना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 0.0001 सेकेंड, बॉल अब सीधी नहीं गिरी, टेढ़ी गिरी, टुचुक टुचुक। ओके, तो तुम्हें वही लगाना है जो भी सिखाया था, क्या, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाला काम आपको होमवर्क में करके आना है। कैसे करके आना है? होमवर्क में करके आना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होमवर्क में करके आना है ये वाला काम पक्के से। अगले टर्न पे अपन यहीं से चालू करेंगे, बिल्कुल बिना डिले करे। तब तक लड़ते रहो पर पढ़ते रहो और मास्टर की बात सुनते रहो। क्यों मेरे रामलालो श्यामलालो सुंदर कन्याओं। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।